तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोगों को पार्टिकल नेचर ऑफ वेव समझना है। पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, तो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे फोटॉन्स को। फोटॉन्स को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। फोटॉन, तो क्या होता है फोटॉन? जैसे कि मैंने बोला, हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ वेव पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग यह मानेंगे कि लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसी को फोटॉन कहते हैं। ठीक है ना? तो इसको डिफाइन किया जाता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट, it is the smallest amount of, it is the smallest amount of electromagnetic radiation. It is the smallest amount of electromagnetic radiation, that is it is the smallest energy packet. It is the smallest energy packet of electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेगा उसी को हम लोग फोटॉन्स कहेंगे। तो फोटोन वह पार्टिकल मानेंगे हम लोग लाइट का। हम लोग क्या बोले कि हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं, तो फोटोन को हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानेंगे लाइट का। और इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यह स्मॉलेस्ट एनर्जी कैरी करेगा। जितना यह एनर्जी कैरी करेगा गिवन रेडिएशन का, वह सबसे छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उस रेडिएशन के लिए। इससे छोटा एनर्जी अब उस रेडिएशन के लिए अवेलेबल नहीं मानेंगे हम लोग। इससे छोटा एनर्जी नहीं अब हो सकता है। सबसे छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कैरी करेगा उसी को फोटॉन्स कहते हैं। तो आप डेफिनेशन इसका देख सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज इट इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यह सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट होगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल होगा। ठीक है ना? इससे छोटा एनर्जी अब उस रेडिएशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या किए, फोटॉन्स को डिफाइन किए। क्या मान रहे हैं हम लोग? लाइट को मान रहे हैं कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन से पार्टिकल से? वह पार्टिकल जिनका नाम फोटॉन है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन, और प्रॉपर डेफिनेशन अभी लिख दिया है मैंने। ठीक है ना? अब इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, यह लाइट का ही तो पार्टिकल मान रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि ऑलवेज इट ऑलवेज मूव्स with the speed of light. Speed of light, इसका वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। लाइट का स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से। तो हम लोग इसका स्पीड हमेशा सी मानेंगे।
लाइट ऑफ स्पीड से ही हमेशा ये मूव करेगा। ओके, दूसरी बात, इट्स रेस्ट मास इज जीरो, इसका रेस्ट मास नहीं होता है, रेस्ट मास इसका जीरो होगा, रेस्ट मास जीरो, इसका रेस्ट मास जीरो होगा। मतलब फोटॉन्स रेस्ट पर नहीं अवेलेबल होगा, फोटॉन्स रेस्ट पर नहीं रह सकते हैं। तभी तो हम बोल रहे हैं कि इट ऑलवेज मूव्स, देखो लिखा है ना, इट ऑलवेज मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमेशा लाइट के स्पीड से मूविंग होगा, कभी रेस्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका रेस्ट मास जीरो है। अब अगर किसी चीज का रेस्ट मास जीरो है, उसके पास मास ही नहीं है, तो उसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी चार्ज्ड, इट कैन नॉट बी चार्ज्ड, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, रेस्ट मास जीरो है तो चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इनका डेविएशन नहीं होगा, जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनको डेविएट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इनको डेविएट नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्यों, इनका रेस्ट मास जीरो है, ठीक है ना, तो इनका रेस्ट मास जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं किए जा सकते हैं। तो फोटॉन्स क्या बोला है मैंने, फोटॉन्स लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, यानी हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, और स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ गिवन रेडिएशन जो कैरी करेगा उसे हम लोग फोटॉन्स कह रहे हैं। फोटॉन्स हमेशा लाइट के स्पीड से चलते हैं, कभी स्टेशनरी नहीं हो सकते यह, इसीलिए इनका रेस्ट मास जीरो है, रेस्ट मास जीरो है तो हम लोग इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं तो यह चार्ज पार्टिकल नहीं है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इनका डेविएशन नहीं होगा। है, हम लोग क्या बोले कि यह सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी कैरी करेगा किसी भी रेडिएशन का। ओके, तो अब इसकी एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स only, energy of a photon depends only on its frequency, फोटोन की एनर्जी केवल और केवल उसके फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करेगी, ठीक है ना, किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होगी वह केवल और केवल उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो मैं लिख रहा हूं E, एनर्जी ऑफ फोटोन कैपिटल E प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, F यहां पर फ्रीक्वेंसी है ना। अब आप लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट, तो वह कांस्टेंट यहां पर H लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, H, HF, E इज इक्वल टू HF, वेयर H क्या है, H आपको याद है ना, H को क्या बोलते हैं, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है H, है ना, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो फोटोन की एनर्जी क्या माना करेंगे, HF, ठीक है ना, फोटॉन्स की एनर्जी मानेंगे HF, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट c को लिख सकते हैं हम लोग वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं ना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं,
यह एफ ऊपर जो E इज इक्वल टू एच एफ में एफ आया है उसको C बाई लैम्डा भी लिख सकता हूं मैं। देयरफॉर E इज इक्वल टू एच एफ, या इसी को क्या लिख सकते हैं आप, एफ की जगह C बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा। ठीक है ना, तो यह एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। एच का वैल्यू आपको पता ही है ऐसा ही सिस्टम में, या एग्जाम में दिया ही होता है, याद करने की जरूरत नहीं होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जब यूजफुल डेटा लिखा होता है ना क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया होता है। ठीक है ना। है यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि एच और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, सी तो पता ही है आपको, स्पीड ऑफ फ्लाइट है, नियरली 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड होता है। वो एग्जाम में दिया ही होगा पेपर में। एच और सी स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स है, इसका वैल्यू तो आपको पता ही होता है। यहां पर मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि अगर लैम्डा को देखें तो लैम्डा आमतौर पे नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो लैम्डा का वैल्यू वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यह या तो नैनोमीटर में दिया होता है या आमतौर पे एंगस्ट्रॉम में भी दिया होता है। तो यहां पर एक शॉर्टकट है, एच और सी का वैल्यू रख दीजिए। लैम्डा का वैल्यू किसमें गिवन होता है, मैंने बोला लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। तो अगर आप एंगस्ट्रॉम में लैम्डा दिया है आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं, एक शॉर्टकट है, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। एच का वैल्यू रखिएगा, सी का वैल्यू रखिएगा, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करिएगा। सब करने के बाद कुछ इस तरह का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं आप। एनर्जी ऑफ फोटोन लगभग लगभग इतना आएगा, 12400 अपॉन लैम्डा। और ये लैम्डा किस में लेना है, अब ये लैम्डा लेना है एंगस्ट्रॉम में, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेंगे आप। अब जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो सारे कन्वर्जन्स करने के बाद ये फॉर्मूला आया है। यह फॉर्मूला का आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो होता है। तो फाइनली ये एक शॉर्टकट है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऊपर ये है, E इज इक्वल टू एच एफ या एस सी बाई लैम्डा। ये आपको कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। आमतौर पे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, तो वेवलेंथ अगर आप एंगस्ट्रॉम में लेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मेजर करेंगे, जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, तो एच सी का वैल्यू रखने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन के बाद यही नंबर आएगा लगभग, नियरली। ये अप्रोक्सीमेशन है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखेंगे आप, 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा, और आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई फोटोन है, एक एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई फोटोन है जिसका वेवलेंथ, मान लीजिए किसी फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है 3100 एंगस्ट्रॉम, मान लीजिए यह दिया हुआ है, मान लीजिए 3100 एंगस्ट्रॉम दिया है। आप अगर इस फोटोन की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे आप 12400 डिवाइडेड बाई, डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में रखिएगा इसको, तो क्या लिखेंगे आप 3100, और आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है। तो क्या है आंसर, देखिए 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, लगभग लगभग कितना आएगा, नियरली कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये हम बोल रहा हूं मैं कि जब कभी भी लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो और आप चाहते हैं कि फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जाए, तो आप यह शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एनर्जी ऑफ फोटोन केवल उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ई स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच एफ या एच सी बाई लैम्डा। एक शॉर्टकट क्या मिल गया, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लेकिन आंसर आएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
ठीक। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन अगर कोई मूविंग मास जानना चाहे तब रेस्ट मास 0 होता है ना, मूविंग मास तो निकाल सकते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फोटोन लाइट का पार्टिकल है, लाइट हमेशा मूविंग होता है, लाइट कभी स्टेशनरी नहीं हो सकता है। तो जो लाइट के पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइट का जो फोटोन है वह भी हमेशा मूविंग होगा, इसलिए हम लोग मूविंग मास निकाल सकते हैं। तो मूविंग मास अगर आप निकालते हैं फोटोन का m मान लेता हूं मैं, यह कैसे आएगा, ये आइंस्टीन के थ्योरी से आएगा। आइंस्टीन ने कहा कि किसी भी चीज का मास अगर m है तो उसकी टोटल एनर्जी आप लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर, है ना, ठीक है कि नहीं, एम सी स्क्वायर उसकी एनर्जी होगी। और हम लोग ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़े थे। तीन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मिल जाएगा, और यहां से m क्या निकल आया, m बराबर आ गया, एक c से c कैंसिल करिए, h डिवाइडेड बाई क्या आ गया, एक c और c कैंसिल हुआ ना, m निकालना चाहते हैं तो क्या आ गया, लैम्डा इंटू सी, ये मूविंग मास ऑफ फोटोन कहलाता है। हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं हम लोग को जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है मूविंग मोमेंटम, मूविंग मोमेंटम, मूविंग मोमेंटम ऑफ फोटोन। मूविंग मोमेंटम को स्मॉल p लिख दे रहा हूं एक फोटोन के लिए, इसलिए स्मॉल p लिख रहा हूं। तो मोमेंटम बाय डेफिनेशन क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास m, और फोटोन की बात करें तो फोटोन का वेलोसिटी हमेशा c, यानी p इज इक्वल टू m इंटू c। दिस इंप्लॉइज, ऊपर आ रखा है m इंटू c क्या आ जाएगा, h बाई लैम्डा। तो मूविंग मोमेंटम की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, h बाई लैम्डा, ठीक है ना। मूविंग मोमेंटम की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग फोटोन का मोमेंटम लिखेंगे h बाई लैम्डा। तो आगे पढ़ने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, वह इंटेंसिटी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि इंटेंसिटी आप पहले से भी जानते हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन ये तभी डेफिनेशन वैलिड होता है जब एनर्जी का फ्लो एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो लिख दे रहा हूं मैं अभी क्या लिखा है, एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया व्हेन एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग, when energy is propagating perpendicular to area, है ना, when energy is propagating perpendicular to area। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये कोई आपने एरिया लिया
ए और एनर्जी प्रोपोगेट कर रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। मान लीजिए वेव्स जो हैं वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, ठीक। तो एनर्जी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और एरिया ए वर्टिकल है। तो ऐसे केस में हम लोग ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन हुआ इसका? आई इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही ना हुआ? तो बताइए एनर्जी अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं आप? एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? एनर्जी पर टाइम पावर होता है कि नहीं होता है? तो देयरफॉर इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं आप? पावर पी अपॉन एरिया ना, पावर पी बाई एरिया। तो इंटेंसिटी को हम लोग पावर अपॉन एरिया लिखेंगे। अब जब प्रोपोगेशन एरिया के परपेंडिकुलर हो, लिख दे रहा हूं मैं, वेयर पी इज पावर, पी पावर है। क्यों? क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम लिखा हुआ ना यहां पर डेफिनेशन में, एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है। अब मान लीजिए कि जो एरिया है यह एनर्जी के परपेंडिकुलर, एनर्जी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर नहीं है। मान लीजिए एरिया ऐसे है, ये एरिया ए इस तरह से है, लेकिन एनर्जी तो हॉरिजेंटल जा रही है। तो इस केस में क्या करेंगे आप? यह सीखने वाला मैटर है कि जब एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं होगा एरिया, तब क्या करेंगे? देखिए रेडिएशन हॉरिजेंटल जा रहे हैं लेकिन एरिया वर्टिकल नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे आप? एरिया का वर्टिकल मतलब एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, एरिया का वह कंपोनेंट लेंगे जो फ्लो के परपेंडिकुलर हो जाए। तो एनर्जी यानी किधर प्रोपोगेशन है? हॉरिजेंटल, तो एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना होगा? ये वर्टिकल, ये वाला एरिया का या वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। तो आप देख भी सकते हैं ऊपर वाला डायग्राम मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हम लोग ये क्या एरिया, यूजफुल एरिया क्या लेंगे? ए कॉस थीटा, ठीक है ना? तो यहां पर इंटेंसिटी आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे P अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसलिए अगर पावर निकालने की आवश्यकता कभी पड़े, इंटेंसिटी दिया हो, पावर निकालने की आवश्यकता पड़े, तो P बराबर क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी इंटू ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा, ठीक है ना? ओके, ठीक। तो कभी भी अगर इंटेंसिटी दिया हो और पावर निकालना हो इंटेंसिटी से, तो क्या कर सकते हैं आप? पावर निकालने के लिए इंटेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कौन से एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे? जो रेडिएशन के परपेंडिकुलर है। अगर ऑलरेडी रेडिएशन के परपेंडिकुलर है तो पावर डायरेक्टली लिखेंगे आप आई इंटू ए, लेकिन अगर एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या लिखेंगे? आई ए कॉस थीटा, तब क्या लिखेंगे आप? आई ए कॉस थीटा, ठीक है ना? तो यह बेसिक जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। ये आइंस्टीन का प्रिंसिपल है क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। पहले इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ गिवन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, total energy of a given monochromatic radiation is always integral
multiple is always integral multiple of a certain smallest energy of that radiation. तो पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी ऑफ अ गिवन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, यानी किसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का जो टोटल एनर्जी होगा उसकी बात हो रही है। आगे पढ़िए, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन का जो टोटल एनर्जी होगा वह उस रेडिएशन के स्मॉलेस्ट एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो बताइए, ये जो स्मॉलेस्ट एनर्जी है, स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये कौन कैरी करता है? सबसे पहला टॉपिक यही तो था, फोटोन, है ना? सबसे पहले यही ना टॉपिक था, फोटोन। फोटोन में क्या कहे कि इट इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल ऑफ रेडिएशन। तो जो स्मॉलेस्ट एनर्जी है वो किसका एनर्जी होता है? फोटोन का। और फोटोन की एनर्जी लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे? कैपिटल ई से, ठीक है ना? तो किसी भी रेडिएशन का जो टोटल एनर्जी होगा वह फोटोन के एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सिंपल भाषा में यह हो गया, है ना? क्या मतलब बोल रहा हूं मैं? टोटल एनर्जी ऑफ अ गिवन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। हो गया ना सिंपल भाषा में? एनर्जी ऑफ फोटोन का वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मान लीजिए कि टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन को मैं अगर कैपिटल क्यू कह लूं तो ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन की एनर्जी, है ना? एन यहां पे इंटीजर है और कैपिटल ई फोटोन की एनर्जी है, ठीक है ना? तो हम लोग फाइनली क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट लिखा करेंगे, Q बराबर N इंटू ई, है ना? ये क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है? N क्या है यहां पर? इंटीजर। E क्या है? फोटोन की एनर्जी, वही फोटोन की एनर्जी जिसको आप HF या HC बाई लैम्डा लिखे थे, ठीक है? तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। कोई भी लाइट का जो टोटल एनर्जी है, किसी भी रेडिएशन का जो टोटल एनर्जी है वह उसके फोटोन की एनर्जी का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आइंस्टीन का थ्योरी है, आइंस्टीन ने इसको बताया था सबसे पहले। अब इतना जानने के बाद कुछ और बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला डेफिनेशन है आगे के लिए, फोटोन काउंट। फोटोन काउंट को मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूंगा। अब यह कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, ये कोई स्मॉल एन स्पेशल सिंबल नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फाइंड स्मॉल एन। हो सकता है यह वर्ड भी एग्जाम में ना लिखा हो, फोटोन काउंट। तो इसका मतलब समझना होगा आपको, इसका मतलब समझना होगा कि फोटोन काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? ये फोटोन काउंट हम लोग अपने लिए बोल रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में लिख के आए भी कि फाइंड फोटोन काउंट, या हो सकता है यह शब्द यूज ना किया जाए। दो तरह से इसे डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन है फोटोन काउंट फॉर अ सोर्स ऑफ रेडिएशन,
फोटोन काउंट फॉर अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। जैसे बल्ब है, बल्ब लाइट एमिट कर रहा है ना, तो हम लोग ये जानना चाहें कि बल्ब का फोटोन काउंट कितना है, तो उसके लिए डिफाइन कर रहा हूं मैं। मान लीजिए सन है, सूर्य, सन, सन भी तो एनर्जी रेडिएट करता है ना, तो हम लोग जानना चाहें कि सन का फोटोन काउंट कितना है। तो उस तरह से मैं सोर्स कह रहा हूं, एनर्जी का सोर्स बल्ब हो गया, सन हो गया, मोमबत्ती हो गया, कोई भी इस तरह से एनर्जी का सोर्स। तो सोर्स का फोटोन काउंट निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी। क्या बोल रहा हूं मैं? फोटोन काउंट फॉर अ सोर्स ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज is defined as number of photons emitted per second, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। अब ये एग्जाम में आ सकता है, या तो देखिए दो बातें हो सकती हैं एग्जाम में, आता है फाइंड फोटोन काउंट ऑफ सन, सूर्य का फोटोन काउंट निकालिए, या प्रॉपरली लिखा हो सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सन पर सेकेंड। ठीक है ना? ठीक। तो किसी सोर्स के लिए क्या मतलब हुआ फोटोन काउंट का? यह मतलब हुआ कि एक सेकेंड में वह कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में वह कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है, यह फोटोन काउंट का मतलब हुआ। तो हम लोग इसका सिंबल क्या बनाए हैं? स्मॉल एन। तो इससे पहले कि इसको मैं कैलकुलेट करूं, मैं जो दूसरा डेफिनेशन बोल रहा था उसको भी समझ लीजिए। अभी किसके लिए निकाला है? सोर्स के लिए, सोर्स ऑफ रेडिएशन के लिए। रेडिएशन का कोई सोर्स है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सन है, स्टार्स है, इस तरह के। लेकिन मान लीजिए लाइट किसी दीवार पे आके इंसिडेंट होती है, लाइट किसी सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है, तो यह भी तो पूछा जा सकता है कि उस दीवार पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना इंसिडेंट हुआ, यह बताइए। ठीक है ना? तो मैं किसी सरफेस के लिए डिफाइन करूंगा जब रेडिएशन उस पे इंसिडेंट होगा तब, यानी फोटोन। देखिए सब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एक तो किसी सोर्स के रेडिएशन का फोटोन काउंट निकालिए, या लाइट अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है तो फोटोन काउंट निकालिए, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कैलकुलेट करिए। तो एक तो हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कोई सोर्स कितना एमिट कर रहा है। अब बात आती है किसी सरफेस पर लाइट एनर्जी या रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो, तब कहा जाए कि किसी दीवार पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना इंसिडेंट हुए। तो उसको भी ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फोटोन काउंट when radiation are incident on a surface is नंबर ऑफ, सेम डेफिनेशन हो गया, बस टाइप दो हो गया, इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, है ना? देखिए ना सेम डेफिनेशन है, कुल मिला के है क्या ये? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। फोटोन काउंट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अब दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी सोर्स का फोटोन काउंट निकाला जा सकता है, या कभी रेडिएशन अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उसका लोग फोटोन काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो करना क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालना है। सिंबल क्या है इसका? स्मॉल एन। तो अगर स्मॉल एन निकालने की कोशिश करूंगा
तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालना होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स मान लीजिए कैपिटल एन है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर कैपिटल एम है जो टी टाइम में एमिट या इंसिडेंट हुए हैं, तो हम लोग को क्या निकालना है फिर, एन बाई टी नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम टी, हो गया ना नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। ठीक है ना। अब पिछला वाला जो फॉर्मूला था उससे आप एन को क्या लिख सकते हैं, पिछला वाला फॉर्मूला देखिए, ये इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, ये इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, Q बराबर एन ई, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। यहां से क्या आएगा, स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन, Q बाई ई, है ना। तो मैं लिखने जा रहा हूं एन को, कैपिटल एन को Q बाई ई, Q डिवाइडेड बाई ई, टी तो था ही, Q डिवाइडेड बाई ई लिख दिया। अब Q क्या था, टोटल एनर्जी, और T क्या है, टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, है ना। तो दिस इंप्लॉइज क्या आ गया, ये P बाई ई, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो दिस इंप्लॉइज फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर P डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, है ना, या एच एफ। ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कैलकुलेट करने का। ठीक है ना। अगला डेफिनेशन है फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स फाई। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि हो सकता है एग्जाम में फोटोन फ्लक्स वर्ड ना यूज किया जाए, तो क्या यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा कि इट इज नंबर ऑफ, it is number of photons, number of photons per unit time per unit area, number of photons per unit time per unit area when radiation is perpendicular to area। जब रेडिएशन एरिया के परपेंडिकुलर हो, जब रेडिएशन एरिया के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर नेट टाइम पर नेट एरिया को फोटोन फ्लक्स कहेंगे। तो हो सकता है एग्जाम में पूरा डिटेल लिख के आए कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। या हो सकता है लिख क्या है, फाइंड फोटोन फ्लक्स। तो इसे दोनों शब्द लिख रहा हूं, डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं और फोटोन फ्लक्स भी लिख दे रहा हूं। क्या हो गया, फोटोन फ्लक्स फाई, क्या हो गया, यह नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब एन बाई टी क्या होता है, कैपिटल एन बाई टी क्या होता है, स्मॉल एन, अभी पिछला डेफिनेशन से, तो स्मॉल एन बाई ए, स्मॉल एन बाई ए हो गया ना। ठीक है, तो स्मॉल एन बाई ए हो गया, तो फाई क्या आ गया फिर, स्मॉल एन बाई ए। अच्छा यहां पे एक और चीज देख लीजिए, स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं आप, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, आया था ना यही, और एरिया तो है ये है। अब पावर अपॉन एरिया कब, जब रेडिएशन एरिया के परपेंडिकुलर है, तो पावर अपॉन एरिया को इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, फाई इज इक्वल टू एन बाई ए, ये तो आ ही चुका है। अब दूसरा क्या आ गया, पी बाई ए, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपॉन कैपिटल ई। ठीक, ये आ गया, ओके, ये आ गया फाइनल आंसर। तो अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो आप निकाल दीजिएगा इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है ना, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
एक्चुअली हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं रेडिएशन प्रेशर पढ़ने की, रेडिएशन प्रेशर पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। रेडिएशन प्रेशर मतलब लाइट अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो वह उस सरफेस पर क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वह टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस सरफेस पर, हम लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चलिए पहला केस लेते हैं। पहला केस है कि रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली, radiation incident normally on a surface and surface is perfectly absorber। कंडीशन समझिए कि रेडिएशन किसी एरिया के परपेंडिकुलर आ रहा है और वह एरिया सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह एक एरिया है, वर्टिकल प्लेन में एक एरिया है ए। अब इस पे जितने रेडिएशंस आएंगे यह रेडिएशन नॉर्मली आएंगे। एरिया के कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। देख लीजिए रेडिएशन कैसे बना रहा हूं मैं, हॉरिजेंटल। एरिया कैसे है, वर्टिकल। और ये एरिया ऐसा है कि ब्लैक बॉडी है, ये सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये जो रेडिएशन का इंटेंसिटी है वह आई गिवन है मान लीजिए, और फोटोन का वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा दिया है। ठीक। हम लोगों को निकालना है कितना प्रेशर जनरेट होगा यहां से। क्या जनरेट होगा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, कैसे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक फोटोन का मोमेंटम कितना है, एक फोटोन का मोमेंटम, तो न्यूटन्स लॉ से फोर्स निकालेंगे और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर निकालेंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बताइए मोमेंटम ऑफ अ फोटोन क्या पढ़े हम लोग, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन का मोमेंटम कितना पढ़े हम लोग, याद है ना, एच बाई लेमडा पढ़े थे ना शुरू में अभी आज। एच बाई लेमडा एक फोटोन का मोमेंटम हो गया। अब बताइए एक फोटोन का मोमेंटम अगर एच बाई लेमडा है और मान लीजिए कि सरफेस पर एक सेकेंड में एन फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, कितने, एन, एन फोटोन एक सेकेंड में इंसिडेंट हो रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल, समझिए बात को, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, इसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। एक फोटोन का मोमेंटम एच बाई लेमडा है, तो दो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, 2 इंटू एच बाई लेमडा। चार फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, 4 इंटू एच बाई लेमडा। 100 फोटोन, 100 फोटॉन्स अगर है तो उनका मोमेंटम कितना हुआ, 100 इंटू एच बाई लेमडा। अगर एन फोटॉन्स है, एन फोटॉन्स है तो एन फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज कितना हुआ, एन इंटू एच बाई लैम्डा। ठीक है ना।
और ये मान लीजिए n फोटॉन्स t टाइम में आए हैं, तो ये हो गया, टाइम से डिवाइड किया तो पर सेकेंड आ गया। यह टोटल मोमेंटम चेंज हो गया n इंटू एच बाई लैम्डा, टाइम से डिवाइड किया तो मोमेंटम चेंज पर सेकेंड आ गया, है कि नहीं? ठीक है ना? अब बताइए, ये कैपिटल N बाई टी को क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल N बाई टी जो था वो क्या होता है? होता है ना फोटोन काउंट स्मॉल n, ये क्या आ गया? ये आ गया स्मॉल n इंटू एच बाई लैम्डा। ठीक हो गया ना? तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं? टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। ये टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स क्या आ गया? n इंटू एच बाई लैम्डा। अब n का वैल्यू रख रहा हूं मैं। n क्या होता है? n होता है p बाई ई, p बाई ई, है ना? तो p बाई ई इंटू एच बाई लैम्डा। अब वैल्यू रख रहा हूं, p मतलब क्या? पावर। पावर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंटेंसिटी इंटू एरिया। याद है ना? पावर को क्या लिखते हैं? इंटेंसिटी इंटू एरिया। और एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखेंगे आप? एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा गया ऊपर, हो गया ना? कोई डाउट? अरे पावर, पावर, पावर को क्या लिखा मैंने? पावर को लिखा आई इंटू ए, ये लिखा पावर आई इंटू ए। और ई को क्या लिखा है? ई को लिखा है एस सी बाई लैम्डा। एस सी नीचे रहा, लैम्डा ऊपर चला गया। तीसरा क्या बचा है? अब पी बाई ई लिख चुके हैं, क्या बचा है? एच बाई लैम्डा। तो कैंसिल हो गया ना एच और एच, लैम्डा और लैम्डा। क्या बच गया? आई ए बाई सी। ये क्या आ गया? फोर्स। एरिया से डिवाइड करिए, प्रेशर आ गया। एरिया से डिवाइड करते ही क्या आ गया? प्रेशर आ गया। ठीक है ना? तो एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ चुका है। कितना आ गया प्रेशर? तो देयरफॉर प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या आ गया? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकाल चुके, एरिया से डिवाइड करिए तो क्या आ गया? आई बाई सी। ठीक, ये आंसर आ गया। यानी कोई रेडिएशन जिसका इंटेंसिटी आई है और किसी एरिया पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, किसी एरिया पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो हम लोग उस एरिया पर उस रेडिएशन का प्रेशर मेजर कर सकते हैं आई बाई सी फॉर्मूला से। आई क्या है? इंटेंसिटी। और सी क्या है? सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कब बना? जब एरिया परफेक्टली एब्जॉर्बर है। जब एरिया परफेक्टली एब्जॉर्बर है तब ये आया फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि एरिया परफेक्टली एब्जॉर्बर के बजाय परफेक्टली रिफ्लेक्टर है। दूसरा केस देखिए, रेडिएशन इंसिडेंट्स, रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली, रेडिएशन नॉर्मली ही आ रहा है। रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस, बट surface is perfectly reflector। सरफेस पूरी तरह से रिफ्लेक्टर है। जितने लाइट इंसिडेंट होगा वो सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा, सभी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एरिया लिया, ये एरिया लिया वर्टिकल प्लेन में, एरिया ए है। अब लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, लाइट नॉर्मली आ रही है ना, क्योंकि लाइट हम लोग किधर भेज रहे हैं? हॉरिजेंटल। तो लाइट हो गया नॉर्मली। अब जितने लाइट रेस हैं वह सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये सरफेस सभी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है? तो मान लीजिए रिफ्लेक्टेड लाइट,
जो है वह रिवर्स हो गए। ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइट इस तरह से हो गया। देखिए लाइट, सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है इस तरह से, तो सभी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गए, सभी रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, अब हम लोग एक्चुअली पिछले सवाल से ही इसको भी सॉल्व करेंगे, न्यूटन्स लॉ ही अप्लाई करेंगे। हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है एक फोटोन का। एक फोटोन का मोमेंटम चेंज देखेंगे, फिर एन फोटॉन्स आ रहे हैं इस पर, एन फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज देखेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, आएगा फोर्स, फोर्स अपन एरिया हो जाएगा पावर प्रेशर। ठीक है ना। तो इस बीच मानिए ये जो रेडिएशन है इसका इंटेंसिटी आई है। बताइए जो ब्लैक वाले रेडिएशंस हैं ये मत समझिएगा कि कलर चेंज हो गया, कलर चेंज नहीं हुआ है। डिफरेंट कलर इसलिए ले रहा हूं कि इंसिडेंट लाइट ब्लैक वाला से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वही लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कलर नहीं चेंज होगा, बट रिफ्लेक्टेड लाइट को रेड से इंडिकेट कर रहा हूं कि ओवरलैप जो हो रहा है डायग्राम उसको हम लोग क्लियरली पहचान सके। रिफ्लेक्शन से थोड़ा कोई कलर चेंज होता है। खैर, तो इंसिडेंट लाइट जो ब्लैक वाला है इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे एक फोटोन का, h बाई लैम्डा। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है उसको लोग अलग कलर से दिखा रखे हैं, हालांकि कलर चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्शन में, कोई नहीं। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका मोमेंटम क्या लेंगे आप, h बाई लैम्डा, है कि नहीं। मोमेंटम तो मोमेंटम है, उसका फॉर्मूला वही रहेगा। तो बताइए इंसिडेंट मोमेंटम जो था वह एक्स डायरेक्शन में था और रिफ्लेक्शन के बाद जो मोमेंटम आया वो माइनस एक्स डायरेक्शन में आया, तो चेंज कितने का हुआ, डायरेक्शन पलट गया, तो चेंज कितने का हुआ, डबल हो गया चेंज ना। तो इसे लिखने जा रहा हूं मैं मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज पर फोटोन, एक फोटोन का मोमेंटम चेंज क्या लिखूं मैं अब, 2h बाई लैम्डा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने लगा फोटोन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने लगा, तो मोमेंटम चेंज पर फोटोन 2h बाई लैम्डा हुआ। पहला स्टेप यही ने किया था पिछली बार भी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल मोमेंटम चेंज निकालेंगे, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। अगर हम लोग ये निकालते हैं तो कैसे करेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हुए हैं वो कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन इंटू 2h बाई लैम्डा, ये टोटल मोमेंटम चेंज हो गया। पर सेकेंड निकालना है तो टाइम टी में अगर ये सब हुआ है टाइम टी से डिवाइड किया। अब ये टोटल मोमेंटम चेंज, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड होता है फोर्स, तो फोर्स एफ क्या आ गया, फोर्स एफ आ गया कैपिटल एन बाई टी इंटू 2h बाई लैम्डा। कैपिटल एन बाई टी होता है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन इंटू 2h बाई लैम्डा। देखिए सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, बस ये 2 का फैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, डबल आएगा आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अब आंसर डबल आएगा। चलिए स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ ए फोटोन, है ना, और 2h बाई लैम्डा था ही। अब पावर का वैल्यू क्या लिखना सीखे इंटेंसिटी के टर्म्स में, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। और ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या लिख सकता हूं यहां पर मैं, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा चला गया ऊपर और 2h बाई लैम्डा तो था ही, ठीक है ना, कैंसिल हो गया h बाई लैम्डा और क्या आ गया 2ia बाई सी, ठीक है ना, 2ia बाई सी आ गया, तो ये आ गया फोर्स। जब फोर्स आ गया तो प्रेशर कैसे आएगा, फोर्स अपॉन एरिया से, तो फोर्स एफ अपॉन एरिया ए से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आंसर आ गया 2i बाई सी, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अगर किसी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर
रेडिएशन इंसिडेंट होता है नॉर्मली, जिसका इंटेंसिटी आई है, तो प्रेशर कितना क्रिएट करेगा, 2I/c। ठीक, 2I/c प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, चलिए जो एक दो तुम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो थ्योरी पढ़ा है अभी। पहला सवाल है कि मान लीजिए वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन, wavelength of radiation is lambda is equal to 4000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है। वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट दिया होता है, चलिए लिख दे रहा हूं मैं, H is equal to 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है ना, इतने डेटा दिए हुए हैं। निकालना क्या है, पहला सवाल निकालना है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। दूसरा सवाल है मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। और तीसरा सवाल है मूविंग मास ऑफ फोटोन। ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन है। तो सिंपल है, देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी होता है, फॉर्मूला में केवल वैल्यू रखना है। पहला सवाल अगर आप करते हैं एनर्जी, बताइए वैसे तो एनर्जी होता है Hc/लैम्डा, ये आएगा जूल्स में, लेकिन मैंने कहा आमतौर पे आंसर्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन में वेवलेंथ जो होता है नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, इसके लिए शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट फॉर्मूला 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर लेते हैं तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आमतौर पर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया होगा। तो 12400 डिवाइडेड बाई 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया, 3.1। कितना रहा आंसर, सही बोल रहा हूं ना मैं, आंसर है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपकी काफी हेल्प करेगा कैलकुलेशंस में। अगर ऐसा यूनिट में ही पूछा है तब की बात अलग है। जैसे देखिए इसका बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट में मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया था बताइए, मोमेंटम को लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट किए थे, इसका फॉर्मूला आया था h/लैम्डा। अब मोमेंटम आमतौर पे ऐसा सिस्टम में ही दिया होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, h/लैम्डा। h/लैम्डा में h का वैल्यू रखिए, लैम्डा का वैल्यू रखिए। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6.6 इंटू 10 का पावर -34, और लैम्डा याद रखिएगा, अब आपको रखना होगा एसआई सिस्टम में। ये हो गया 4000 और इंटू 10 का पावर -10। ठीक है ना, और आंसर आएगा एसआई सिस्टम में, यानी न्यूटन सेकेंड। ठीक है ना, मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम का एसआई सिस्टम हो सकता है ना न्यूटन सेकेंड। बस ये सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ गया p का वैल्यू, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। ये आ गया 6.6/4 में अलग लिख देता हूं, 10 का पावर, अब बताइए कितना बचा, ये 30 यहाँ पे 30 है ना, ये 30 को पावर में भेज दीजिए, तो 10 का पावर -10 बचा, सॉरी 10 का पावर -10 था, उसमें 3 0 बढ़ा दीजिए
तो 3 से उड़ाएंगे तो पावर कम हो जाएगा, पावर कम यानी 10 का पावर -7 बचा, तो नीचे 10 का पावर -7 बचा, ऊपर माइनस में 34 है, शायद 27 बचा ना, ठीक है। तो कितना आ गया 6.6 डिवाइडेड बाई 4, 6.6 डिवाइडेड बाई 4, ये करीब करीब 1.6 से बड़ा 1.67, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 न्यूटन सेकेंड, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए एसआई सिस्टम की कई बार आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालना है तो देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट हो गया, ए पार्ट देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट हो गया, यही फॉर्मूला यूज करिएगा। खैर सी पार्ट, इसका सी पार्ट में मास निकालना है, मूविंग मास ही, अब मैं केवल मास लिख रहा हूं, मूविंग मास ही है ये। अब कैसे निकलेगा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम में वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए, वेलोसिटी कितना होता है फोटोन का, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या आ गया 1.67 इंटू 10 का पावर -27, ये तो आ चुका है, और सी का वैल्यू रख रहा हूं मैं, सी हो गया 3 इंटू 10 का पावर 8, ठीक। तो मास कितना आ गया, मूविंग मास है यह, कितना आ गया, लगभग लगभग आ रहा है 5.6 के अराउंड आ रहा होगा, 5.6 इंटू 10 का पावर माइनस में कितना, 5 पॉइंट लिख दिया ना, तो ये 1 से छोटा है, एक मुझे माइनस पावर बढ़ाना होगा, तो 35 36 30, कैलकुलेशन देखिए अपने आप से कितना केजी आ गया। तो मूविंग मास ऑफ फोटोन ये रहा। देखिए मैं जो भी कह रहा हूं वो सब छोड़िए, आपको क्या लग रहा है सोल्यूशन देखकर कि फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूं, मेन मुद्दा यह है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला में खाली वैल्यू रखना है बस, और कुछ खास है ही नहीं, फॉर्मूला में वैल्यू रखना है बस, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 watt सोर्स, 100 watt source emits monochromatic radiation of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। मान लीजिए कि कोई सोर्स है जिसका पावर 100 वॉट दिया हुआ है और वह मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है जिसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ photons emitted by the source per second। पर सेकेंड यह सोर्स कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है, क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है, फोटोन काउंट निकालना है ना, यही ना होता है फोटोन काउंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटोन काउंट है ना, स्मॉल एन निकालना है। क्या है तो फॉर्मूला स्मॉल एन का, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटोन। लेकिन ध्यान रखिएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं ले सकते आप, क्योंकि पावर दिया है वॉट में, वॉट एसआई सिस्टम है, तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन को एसआई सिस्टम में लेना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं।
तो एनर्जी ऑफ फोटोन लेने के लिए पूरा प्रॉपर लिखना होगा आपको इसको, एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा आ गया ऊपर, अब वैल्यू रख दीजिए सबका। पावर कितना, 100, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 का पावर -10 डिवाइडेड बाई एच। क्या होता है एच का वैल्यू 6.6, लगभग 6.6, 10 का पावर -34। एच एग्जाम में दिया होता है। और सी का वैल्यू, सी कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 8। ये निकालना है आपको। कैलकुलेट कर लीजिए कितना रहा, देखिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। हुआ आई थिंक कि नीचे 6.6 इंटू 3, ये हो गया 20 के अराउंड, 20 हो गया, 20। तो 6/2 मान लेता हूं, 3। एक तो यहां पर 3 आ रहा, पावर बचा ना, पावर चेक करते हैं। तो 2 जीरो यहां पर है और 2, 4 जीरो। 10 का पावर -6 ऊपर आया, 10 का पावर -6 और इसको ऊपर भेजिए, तो 10 का पावर -14, 10 का पावर -14 ऊपर है, नीचे 10 का पावर -34 है, 10 का पावर 20 आ रहा है शायद। चेक करिए अपने आप, कैलकुलेशन चेक करिए, मेरे कैलकुलेशन को मत देखिए, ये कैलकुलेशन चेक करिए। मेरे हिसाब से 3 इंटू 10 का पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड आंसर आ रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन अपने आप चेक करिएगा। मेन मुद्दा कैलकुलेशन का नहीं है, मेन मुद्दा ये फॉर्मूला का है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो करना क्या रहा, उसके बाद खाली वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट किया और क्या किया है, केवल वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट किया है कि नहीं। तो बस यही है, फॉर्मूला याद करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी रह गया केवल। अगला सवाल देखिए, इफ सन delivers if sun delivers about 1.4 kilowatt per meter square of radiation। मान लीजिए कि सन 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक, निकालना क्या है, पहला सवाल, कैलकुलेट पावर on a surface, calculate power on a surface of dimension 8 मीटर इंटू 20 मीटर, है ना। मान लीजिए सन डिलीवर कर रहा है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ रेडिएशन। तो कोई सरफेस लीजिए जो रेडिएशन के परपेंडिकुलर है, जिसका डायमेंशन, ध्यान रखिएगा, ये जो सरफेस लेना है वो रेडिएशन के परपेंडिकुलर है। वो सवाल में एक्सप्लेन किया होगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, क्लास चल रही है ना, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। वो गिवन होगा कि रेडिएशन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो जो सरफेस है उसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 8 मीटर, लंबाई दिया है 20 मीटर, इस पर पावर निकालिए, पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, इसका बी पार्ट,
पावर निकालने का पहला सवाल है। बी पार्ट है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर ऑन सरफेस, सरफेस पर सन के रेडिएशन से क्या प्रेशर बन रहा है। रेडिएशन प्रेशर ऑन सरफेस इफ it is perfectly absorber। अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बर है तो रेडिएशन प्रेशर कितना बन रहा है। ठीक है ना, ये दो सवाल। पहला सवाल में क्या निकालना है आपको, पावर। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। अब देखिए ये 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या गिवन है, ये ध्यान दीजिए गिवन क्या है। बोलिए 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर क्या दिया है, ये इंटेंसिटी है। वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का, और मीटर स्क्वायर एरिया का। तो पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी दिया हुआ है। जब इंटेंसिटी दिया हुआ है, पावर पी कैसे आएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया करके, है ना। तो इंटेंसिटी क्या हो गया, 1.4 इंटू 10 का पावर 3। एरिया कितना हो गया, 8 इंटू 20। ठीक है ना, 8 इंटू 20 कितना आ रहा है, यह कैलकुलेट करिए। तो 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 14 करीब 2.25 के आसपास। तो 2.24, 2.24 इंटू 10 का पावर क्या बचा, 4 5 5। ठीक है ना, इतना वॉट। ठीक, इतने वॉट का पावर सन उस सरफेस पर रेडिएट कर रहा है। कैलकुलेशन में अपने हिसाब से कर रहा हूं, गुणा भाग करने आता है ना। ये मत देखना कि 2.24 कैसे लिख दिया, मेरे समझ से ये 8 गुणे 2 16 बचा, 16 गुणे 1.4 किया मैं, तो 16 गुणे 1.4, 16 गुणे 10 करते तो क्या आता, 16 गुणे 1.4, 16 गुणे 1 करते तो 1.6 आता, सॉरी 16 आता। 16 गुणे 1 करते तो 16 आता। अब 0.4 किया तो 6.4 जोड़ दिया उसमें, 16 प्लस 6.4 वही लिख दिया 2.24। और एक जीरो यहां था, एक 3 और एक 4, 5 जीरो हो गया 10 के पावर। ठीक है ना, तो छोड़िए, कैलकुलेशन में अपने हिसाब से कर रहा हूं, गुणा भाग आपको आता है वो अपने हिसाब से करिएगा। रेडिएशन प्रेशर निकालना है। बताइए, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बर है, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बर है तो प्रेशर क्या आया था, याद करिए आई बाई सी आया था। परफेक्टली एब्जॉर्बर के केस में आई बाई सी आया था। तो आई कितना दिया है, 1.4 इंटू 10 का पावर 3, इंटेंसिटी यही ना दिया है, और सी 3 इंटू 10 का पावर 8 आया। कितना हो गया यह, कैलकुलेट करिए, 5 से थोड़ा कम, 4.7, 4.7 इंटू 10 का पावर कितना लिखूं, 3 8 5 1 जीरो है -6। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन अपने आप करिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए किसी भी सवाल में क्या करना है, खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। कैलकुलेशन गुणा भाग मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, सारे फॉर्मूला को याद करना है।
जितना भी थ्योरी में लिखा है फॉर्मूला सबको याद करिए। ओके।